एक्सरे जनरेशन। एक्सरे जनरेशन या एक्सरे प्रोडक्शन के टॉपिक में दो वोल्टेजेस हैं। कितने वोल्टेजेस हैं? 2। एक वोल्टेज V1 है, एक V2 है। V1 जो होता है दैट इज फिलामेंट वोल्टेज, इसको बोलते हैं फिलामेंट वोल्टेज। एक फिलामेंट वोल्टेज है और एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। दोनों का अलग अलग काम है। इन दोनों, हाँ ठीक है, इन दोनों का अलग अलग काम है। याद रखिएगा, फिलामेंट का वोल्टेज जो है इट कंट्रोल्स इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, ये एक्सरेज की इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है इट कंट्रोल्स क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, कंट्रोल्स क्वालिटी। इंटेंसिटी मीन क्वांटिटी और एक्सेलरेटेड वोल्टेज क्वालिटी, और क्वालिटी मीन फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिप्रेजेंट क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिप्रेजेंट क्वालिटी, और इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। तो फिलामेंट का वोल्टेज क्वांटिटी से ताल्लुक रखता है। अगर आप फिलामेंट के वोल्टेज को ज्यादा करोगे तो एक्सरेज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा करोगे तो क्वालिटी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक एक्सरे है, गौर करें, ये एक एक्सरे है, गौर से देखे जो कहना चाहता हूं सुने, ये एम एक्सरे है, इट इज एम एक्सरे, और मैंने इस एम एक्सरे को डबल करना है। इट मीन डबल का मतलब है कि एक भी एम एक्सरे और दूसरा भी एम एक्सरे, तो देखो तादाद ज्यादा और एम वही है, क्वालिटी चेंज नहीं हुई। ये मैं किस से कर सकता हूं? ये मैं फिलामेंट वोल्टेज से कर सकता हूं। फिलामेंट वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, जितना फिलामेंट वोल्टेज इंक्रीज करूंगा ये बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं, मुझे एम एक्सरे नहीं चाहिए, मुझे इसको एक ही फोटोन ऑफ एक्सरे में बदलना है, लेकिन एम के बजाय के एक्सरे में बदलना है। एम एक्सरे लो क्वालिटी है और के एक्सरे बेस्ट क्वालिटी है। तो जब एम से के बनाना हो तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे, और अगर एम को डबल करना हो तो ये फिलामेंट वाला वोल्टेज बढ़ाओगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा जनाब? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज विल क्लिक कौन सी क्वांटिटी? फ्रीक्वेंसी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है और फिलामेंट वोल्टेज इंटेंसिटी। अगर वो बाकी बातें नहीं समझते, वो तो टॉपिक से वाबस्ता है, तो सिर्फ ये याद रखिए कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑपरेट फ्रीक्वेंसी एंड फिलामेंट वोल्टेज ऑपरेट इंटेंसिटी। यहाँ इन्होंने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है तो हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी मीन ऑप्शन बी ठीक है। अब 124 पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई E2 का फार्मूला होता है -E0 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू -E0 डिवाइड बाई 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 125। समझा? हाँ हाँ, माँ ख्याल नहीं देकर एक्साइटेड पाकिस्तान या ठीक थर्ड है। फिर अगर तीसरा है तो E3 है, और E3 मीन के E0 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर और E0 डिवाइड बाई 9। अगर सेकेंड एक्साइटेड है बिल्कुल, अगर सेकेंड स्टेट होता तो E0 बाई 4, और अगर एक्साइटेड है तो फर्स्ट एक्साइटेड में नहीं आता, सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड होता है और थर्ड सेकेंड। ठीक है ना? पुए गई वही ना, पुए गई जिसम पे उधर वाला पुए गई का ना। द न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इट इज फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज नॉट फर्स्ट एक्साइटेड। ये जो सेकेंड ऑर्बिट है ये फर्स्ट एक्साइटेड है, और ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये सेकेंड एक्साइटेड है। तो इन्होंने सेकेंड, अगर सेकेंड कहाँ होता तो -E0/4, अगर सेकेंड एक्साइटेड कहाँ है तो -E0/n, एंड द करेक्ट आंसर इज, कम आंसर भी खाना सी सही है, सी ठीक है, मैंने गलत लिखा। 124 में सी। और 125 को देखिएगा ये क्या कह रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम ऑर्बिट 4 टू ऑर्बिट 2, अगर 4 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो जो सीरीज या जो फोटोन इमिट होगा ये किस सीरीज का होगा? इट विल बी ऑफ बाल्मर सीरीज। किसका होगा? बाल्मर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो लेमन, अगर सेकेंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो बाल्मर, थर्ड में पास्टन, फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में फंड सीरीज, तो ये बाल्मर सीरीज होगा। 126 को देखिएगा। 126 है कि अगर हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इसके थर्ड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने 43rd लिखा है लेकिन मिस प्रिंट है, ये थर्ड है। 43rd भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो वोल्टेज V1 चाहिए, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो वोल्टेज V2 चाहिए।
तो बताओ कौन सा वोल्टेज ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ज्यादा। और थर्ड ऑर्बिट से या हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कम। सो द करेक्ट आंसर दैट V1 will be greater than V2. V1 will be greater than V2. तासुपोय श्रीपति, V1 will be greater than V2. एंड द नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन बी सही है। ये 125 था। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4 ऑर्बिट, 125 में बाल्मर आता है, सेकंड विजिबल है। अच्छा ठीक है, मैंने बाल्मर बताया, ठीक। देखो जब 4 से 2 में जंप लगेगा तो 2 का मतलब है कि ये बाल्मर है, और बाल्मर किस रीजन में होता है, विजिबल। अब विजिबल होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन सा होगा, तो आप मुझसे कहें सर ये सेकंड ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, तो इसमें फर्स्ट जंप किस ऑर्बिट से लगेगा, तो 3 से 2 में जंप लगेगा तो इट विल बी फर्स्ट विजिबल, ये क्या होगा। और अगर फोर्थ से जंप लगेगा तो इट विल बी सेकंड विजिबल। तो बाल्मर सीरीज है, लेकिन कौन सा विजिबल होगा, सेकंड विजिबल होगा। 125 में बी ठीक है, 125 में बी है, 126 में हमारे पास बी ठीक है। 127 थोड़ा स्लो चलते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 5h/π, कौन सा ऑर्बिट होगा। आपसे कहा है कि एंगुलर मोमेंटम है 5h/π, आपको पाई दिया है, बहुत आसान है। हम फैसला कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसा करूंगा 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से डिवाइड भी कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 5 × 2h/2π, और ये बन जाएगा 5 2s are 10h/2π। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल में थर्ड पोस्टुलेट में हमें सिखाया गया है कि h/2π का जो कॉफिशिएंट होता है वही दरअसल क्या होता है, वही दरअसल ऑर्बिट होता है। h/2π का जो कॉफिशिएंट होता है वही ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर h/2π का कॉफिशिएंट क्या है, ये 10 है, एंड हेंस द ऑर्बिट इज 10। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नाउ लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 128। 128 कहता है द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ये हाइड्रोजन का एटम है, फर्ज करो ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में स्पीड है और थर्ड ऑर्बिट में स्पीड है। सेकंड ऑर्बिट का स्पीड v2 और थर्ड ऑर्बिट का स्पीड v3। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपके मुताबिक 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। तो याद रखिए जितना ऑर्बिट छोटा होता है उतना स्पीड। अगर मैं कहूं इजी रीजन बताओ, द सिंपलेस्ट रीजन बताओ कि करीब ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा क्यों होता है और दूर ऑर्बिट में स्पीड कम क्यों होता है। बहुत अच्छा लॉजिकल रीजन है इसमें। रेडियस नहीं कहना चाहता ना, वो तो बस मैंने कह दिया कि ऑर्बिट छोटा है तो रेडियस कम है। एक वजह है, एक वजह सेंट्रीपिटल भी रहने, बहुत बड़ी वजह है जनाब। जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जाने से काइनेटिक इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल और नीचे आने से पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू, और जैसे जैसे काइनेटिक बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, और जैसे जैसे काइनेटिक कम होगी तो स्पीड। तो बेसिक रीजन ये है कि न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और पोटेंशियल कम है, तो इधर स्पीड ज्यादा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक जितनी कम होगी तो स्पीड डेफिनेटली, तो इस मीन के ऊपर का स्पीड कम होगा, तो इट मीन के v2 ज्यादा है और v3, और द आंसर विल बी ग्रेटर देन, इट विल बी ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास आंसर होगा। 129 ऑन द बोर्ड। Two nuclei A and B are such that A is more stable than B। कहते हैं कि A जो है वो ज्यादा स्टेबल है, A ज्यादा स्टेबल है और B जो है वो कम स्टेबल है। मुझे जल्दी से ये बताएं कि जो स्टेबल हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी या जो अनस्टेबल उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। आसान खबर था। दस बॉय सर, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हमें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियस कम स्टेबल है तो तोड़ना आसान है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी। इस का मतलब है कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इससे मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए जो है वो क्या है, ज्यादा, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी जो है वो क्या है, वो कम है। बी की बाइंडिंग एनर्जी कम है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। बी को पहले लिया है, ए को बाद में लिया है।
तो ये चूंकि कम है और ये चूंकि ज्यादा है, सो कम बाय ज्यादा इज आंसर इज लेस देन, द आंसर इज लेस देन 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संगा, पर न्यूक्लियन हो या जो भी हो एक ही बात है, डजंट मैटर। पर न्यूक्लियन हो, अगर पर न्यूक्लियन हो दैट इज बाइंडिंग फ्रिक्शन। और दे रखा खबर है कि होलक लेन तीरा, देखो आपने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना, ये बाइंडिंग फ्रिक्शन है और इस बाइंडिंग फ्रिक्शन को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बोलते हैं। और जहां पर ये ज्यादा होगा वहां ये भी ज्यादा, और जहां ये कम होगा वहां ये भी, समझ गए हो? तो याद रखिए स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी एज वेल एज स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग फ्रिक्शन। तो अगर आप कहो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हो कि इसका बाइंडिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा है। तो इसका बाइंडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका बाइंडिंग फ्रिक्शन कम, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम। समझ आ गई है? एंड दैट्स व्हाई इसका रेशो हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 1। अगर ये रेशो 1 रहेगा तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये रेशो 1 हुआ तो स्टेबिलिटी सेम, अगर रेशो लेस देन 1 तो ऊपर वाला कम स्टेबल और नीचे वाला ज्यादा स्टेबल, एंड सो ऑन। फर्दर मोर 130 कहता है कि रेडियोएक्टिव सैंपल है 50% इन टाइम डिके हो गया, दिस इंटरवल विल बी इक्वल टू, भाई 50% डिके का मतलब क्या है कि जो टाइम है वो टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ, जानते हो ना? लेकिन हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डिके कांस्टेंट। डिके लॉ के आखिर में ये रिलेशन डिराइव किया गया है, वेयर हाफ लाइफ इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डिके। तो इन्होंने कहा 50% डिके तो टाइम क्या होगा? टाइम हाफ लाइफ होगा, एंड हाफ लाइफ इसके बराबर होगा, तो यही आंसर ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन में है? यह ऑप्शन है सी में। 131 जो है वो डिस्कस हो रहा है। रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेड 50 पे हो गया इफ 3/6 ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कहते हैं 3/6 जो है ये जाया हो जाता है, 6 में से 3 जाया होता है इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में जाया होता है। तो बताएं कि 24 आवर्स के बाद कितना बचेगा? एक एलिमेंट है उसके 6 न्यूक्लियाई थे और उसमें से 3 जाया हो जाते हैं इन 12 आवर्स। तो बताओ कि आफ्टर 24 आवर कितने बाकी बचेंगे? जो बाकी बचेंगे वो कितने होंगे? आसान, हाँ बिल्कुल आसान सा क्लू है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा क्या होता है? वो इनिशियल होते हैं। तो आप इनिशियल 6 ले लें और फिर कहें 12 आवर्स गुजर गए, तो 12 आवर गुजरने के बाद 3 जाया हो गए तो कितने रह गए? 3। अब बताएं जरा कि 6 में से 3 रह गए तो ये आधे हैं ना, इट मीन कि 12 जो है ये कौन सा टाइम है? इट इज द हाफ लाइफ। ये क्या है? अगर ये हाफ लाइफ है तो एक बार फिर अगर 12 आवर गुजरेगा तो इसको फिर हाफ करेगा, और अगर ये हाफ करेगा तो क्या बचेगा? 1.5। इट मीन कि 24 आवर के बाद कितना मिकदार बचेगा? 1.5। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए। We are going to discuss question number 132. 132 क्या कह रहा है? The energy comes from sun. कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन। फ्यूजन फिर कौन सा होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सन में कौन सा फ्यूजन होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अच्छा क्वेश्चन ये होता कि अगर आपसे पूछा जाए कि सन प्रोवाइड एनर्जी वाइवा, प्रोटॉन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कार्बन साइकिल या ऑल ऑफ दीज, द आंसर विल बी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसका फ्यूजन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का होता है, लेकिन करेक्ट आंसर है फ्यूजन। 133 जी कार्बन साइकिल उन स्टार्स में फ्यूजन करवाता है जिसका टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से ज्यादा है। सन एंड सन से इक्वल टेम्परेचर वाले स्टार्स में जो फ्यूजन एक्सपेक्टेड है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से। उसकी वजह यह है कि प्रोटॉन साइकिल में वन साइकिल में 3 फ्यूजन होते हैं, और कार्बन साइकिल में वन साइकिल में 6 फ्यूजन होते हैं, 6 बार फ्यूजन होता है। इसीलिए कार्बन साइकिल जहां भी होता है वहां का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा होता है। संगा खान कोयनशम, स्टार्स क्या कह रहे हो? स्टार्स 2 तरह के हैं भाई, जिनका टेम्परेचर सूरज से कम है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल।
जिनका टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से ज्यादा है कार्बन साइकिल कहलाता है। कार्बन, ये एक्सपेक्टेड है भाई, प्रूफ नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड थ्योरी, ना थ्योरेटिकल प्रूफ है ना एक्सपेरिमेंटल। ये जो भी कहा जा रहा है ये एक्सपर्ट्स का सिर्फ ख्याल है, ना अभी तक किसी ने इसको थ्योरेटिकली प्रूफ किया है ना एक्सपेरिमेंटली। ये सिर्फ समझा जा रहा है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कि एनर्जी के वैल्यूज और टेम्परेचर बता रहे हैं कि यहाँ प्रोबेबल होगा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और हाईयर टेम्परेचर पे प्रोबेबल होगा कार्बन साइकिल, नथिंग एल्स, ये ख्याल है। 133 क्या है? इफ x represent the number of initial nuclei, the nuclei decayed after 2 half lives। अगर इनिशियल न्यूक्लियाई x है, कितने हाफ लाइफ गुजर गए? 2। तो पहला हाफ लाइफ इसको क्या बना देगा? x/2। दूसरा हाफ लाइफ क्या बना देगा? शाबाश, x/4। तो ये गौर से देखिए प्लीज, ये न्यूक्लियाई थे और ये न्यूक्लियाई हैं, ये थे और 2 हाफ लाइफ के बाद ये हैं, जाया कितने हो गए? तो आप कहें सर जो डीके हो गए, जाया हो गए, तो सब कहेंगे कि इनिशियल से यानी जो थे उससे माइनस करो जो, यही है ना, 100 थे 70 हैं, तो जाया कितने हुए? अगर मेरे हाथ में 100 पेजेस हो, कितने पेजेस हो? 100 पेजेस, मेरे हाथ में 100 पेजेस हैं और 70 पेजेस अभी 100 थे 70 अभी हैं, तो जाया कितने हुए? 30। एंड जो जाया शुदा है दैट इज ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो सब्ट्रैक्शन करें, इट मीन कि x माइनस x/4, द करेक्ट आंसर इज 4। एलसीएम होगा तो इट विल बी 4x माइनस x एंड 3x/, ये वो न्यूक्लियाई हैं जो जाया हो गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 134। द रेडिएशन विच डज नॉट प्रोड्यूस स्पार्क, याद रखो स्पार्क ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं होता, ओनली न्यूट्रल पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पार्क पैदा नहीं करता। लेकिन ऑप्शन में अल्फा जो है, अल्फा रेज न्यूट्रल नहीं है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बीटा रेज न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम्स न्यूट्रल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सब स्पार्क पैदा करेंगे, इनमें ऐसा कोई नहीं है जो स्पार्क पैदा नहीं करेगा। 135, डिके कांस्टेंट इज डैश रिलेटेड विद हाफ लाइफ, वहां लिखा डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ हाफ लाइफ, जानते हो ना ये रिलेशन है, इट मीन के इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? दे आर इनवर्सली रिलेटेड। 136 says a radioactive sample is 25% of its initial value, the time passed is, कितना टाइम? तो कहे सर हमेशा स्टार्ट लिया जाता है कितने परसेंट से? याद रखना 100% हमेशा किसको बोलते हैं? टोटल मीन किसको? इनिशियल को। तो 100% था, एक एलिमेंट 100% था, एक हाफ लाइफ इसको 50% बना देगा, दूसरा हाफ लाइफ इसको कितना बना देगा? तो ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है वो 25% मौजूद है, तो बताओ कि कितने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं? तो कितने गुजर चुके हैं? 2 हाफ लाइफ इसको 25% तक लेके आएगा। द आंसर इज 2t, इट मीन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Another question 137 on the board. It says 137 कहता है X-rays can damage your skin। याद रखना स्किन डैमेज जो होता है इट इज अ सोमैटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? सोमैटिक इफेक्ट की पहचान ये है कि जो रेडिएशन के सामने हो उस पर जो असर होगा वो सोमैटिक होगा। यानी इधर रेडिएशन है और मुझ में इधर सामने हूं, तो मुझ पर जो भी असर होगा वो सोमैटिक होगा। The effect of radiation on the person available is called somatic effect। उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक। लेकिन अगर इस कमरे में रेडिएशन हैं और हम सब इधर मौजूद हैं, हमारे अलावा हमारे जीन्स इससे मुतासिर हुए और आने वाली नस्लों में काफी इफेक्ट्स नजर आए, देन दैट आर कॉल्ड जेनेटिक। यानी जिनका एक्सपोजर हो रेडिएशन के साथ उन पर हर इफेक्ट सोमैटिक होगा। तो स्किन बर्न इज अ सोमैटिक इफेक्ट, जेनेटिक नहीं है। 138 क्या है? इसमें कहा जा रहा है दैट द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर फर्स्ट लाइन, भाई बाल्मर का मतलब है कि P की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, और फर्स्ट लाइन का मतलब है कि N की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। फर्स्ट लाइन कहां से आता है? बाल्मर मीन के सेकंड ऑर्बिट में जंप लगेगा, और फर्स्ट जंप कहां से लगता है? थर्ड से। तो भाई इन्होंने बाल्मर कहा तो मैं P2 लूंगा, फर्स्ट लाइन कहा तो मैं N क्या लूंगा? 3। अब वेवलेंथ मालूम करें तो 1/λ r 1/p² - 1/n²।
आर अपनी जगह पर 1/p की जगह में लूंगा 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऑपरेट करे से 1 लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट, इससे बनेगा 4 और इससे बनेगा 9, ये 36 होगा, 36/4 तो 9 माइनस 36/9 4। इसका जो आंसर आता है आप कैलकुलेट करें, मुझे पता चल गया कि इट इज 36/5 आर। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। 139 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 139 सेज लेमन सीरीज इज इन डैश रीजन। लेमन सीरीज किस रीजन में होता है? अल्ट्रा वायलेट में। इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट। हाउ मेनी सीरीज आर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? 1, शाबाश, only 1. How many series of hydrogen atom are in infrared region? 3. And how many series are in X-ray region? 0. The maximum frequency of hydrogen spectrum is similar to gamma range, X-ray range, ultraviolet range, infrared range. The minimum frequency available in hydrogen spectrum is infrared. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड से कम फ्रीक्वेंसी नहीं होती और अल्ट्रावायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती। 10 और के डेर जाते ना, आप एक पंखे के नीचे बैठ जाते, दिया गए सिमने दे लगा वजह कहाँ से लगता है मुझे तो पता ही नहीं। ऑटो है निश्चित रहा था, पता कम टाइम से क्या कर। अच्छा देखें, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 140 को देखिएगा। ये कहता है द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ टेम्परेचर। ये किसने कहा था? स्टेफन। इट इज अ स्टेफन रिलेशन। E इज इक्वल टू सिग्मा T4 स्टेफन लॉ। तो टेम्परेचर सही ऑप्शन है, ए ठीक है। 141 क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम, याद रखिए वैक्यूम में इसका स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड द मैक्सिमम स्पीड इज c, और किसी भी मीडियम में इसका स्पीड जो होता है लेस देन c, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है कि c से कभी ज्यादा स्पीड पॉसिबल, एंड c इज द स्पीड लिमिट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड c लाइट की स्पीड का लिमिट है, यूनिवर्स में स्पीड लिमिट है ये, इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं। तो वैक्यूम में ये मैक्सिमम होगा, किसी और मीडियम में ये लेस देन c होगा, लेकिन कभी जी बोलो नहीं होता कांस्टेंट। द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये सेंटेंस आपने सुना है, लेकिन इस सेंटेंस के पस पर्दा क्या है? वैक्यूम की बात हो रही है, समझ गए हो ना। मुख्तलिफ मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ होता है। मेरे पास एक छोटा प्रूफ है, आपको दे सकता हूँ, अभी दे देता हूँ। एक छोटा प्रूफ है, आपने बचपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था या नहीं? याद आया? देखो मैंने जस्ट लिखा, आपको याद आया। और आप देखो चेक करें, इट वाज इक्वल टू v बाई सी या c बाई v, सॉरी, इसका फार्मूला था c बाय, इट वाज इक्वल टू c बाय v। कुछ याद आया? इस तरह है। तो c वहां कांस्टेंट था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए था? और ये v किसी मीडियम का स्पीड नहीं होता, ये लाइट का ही स्पीड होता है, लेकिन इन मीडियम। समझ आ गई है? यानी अगर फर्ज करो, अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे ना, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पुट करोगे और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पुट करोगे। और अगर ये हमेशा लाइट का स्पीड हर मीडियम में सेम होता, तो फिर तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता ना। खबर है? लेकिन बास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, बास का 1.3 है, क्योंकि बास मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है बास का। समझ आ गई है? और ये बहुत लो लेवल में आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ला फार्मूला में खाल दे जोल्ट लिकम को सीधे लिकम खुला v बाई सी दे वाला c बाय v दे, लेकिन इससे प्रूव्ड है कि हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता हर मीडियम में। वैक्यूम में ये यूनिवर्सल, इट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। तसु कोई सी जमा खबर हो ते तेरा खाना संग खाना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक पढ़ो भाई, सोर्स पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर ये सोर्स पे डिपेंड करता तो फिर आप कहते कि ब्लैक बॉडी इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, फिर आप कहते कि ब्लैक बॉडी इज मेड ऑफ वुड, लेकिन कभी भी कयामत तक नहीं कह सकते कि ब्लैक बॉडी वुड से बनी है या एल्यूमिनियम से। ब्लैक बॉडी में नेचर इन्वॉल्व ही नहीं है।
ब्लैक बॉडी मीन द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन, और कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एल्यूमिनियम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कॉपर का टेम्परेचर कम होगा तो एल्यूमिनियम ब्लैक बॉडी होगी, और अगर कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो कॉपर ब्लैक बॉडी होगी। तो नेचर बदल गया लेकिन टेम्परेचर ब्लैक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। समझ गए हो ना? आप टॉपिक पढ़ ले, वहां पर क्लियर कट लिखा है। एनी हाउ, नेक्स्ट हमारे पास है 10वें नंबर क्वेश्चन 142 डिस्कस हो रहा है। 142 को देखिएगा, 2 रेडियो एक्टिव सैंपल्स ए एंड बी है, रेशो ऑफ हाफ लाइफ 2:3। रेडियो एक्टिव सैंपल है, उनके हाफ लाइफ का जो रेशो है T1/T2 वो 2/3 है। इनके डीके कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन क्या होगा? बहुत आसान तरीका है। तसुद्दीन अमख की मोए का इधर लिखा है, देखो कि डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो जहां जहां T1/T2 होगा, अगर आप इसको डीके कांस्टेंट में कन्वर्ट करोगे तो 1 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 की जगह क्या आएगा? तो λ2/λ1 इज 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट इज 3λ2 is equal to 2λ1, and the correct option is option C सही है। 143 अंडर ऑब्जर्वेशन। 143 says 54 न्यूक्लियाई हैं, 18 सेकेंड में जाया हो गए। आप जानते हैं कि रेट ऑफ डीके जो होता है या एक्टिविटी जो होता है वो न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। तो न्यूक्लियाई 54 है, टाइम 18 है, इससे 3 आता है। क्या ये 3 क्यूरी होगा या 3 बेक्वेरल होगा? तो स्टैंडर्ड यूनिट बेक्वेरल है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इक्वेशन से जो यूनिट आता है वो बेक्वेरल में आता है, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 144। 3 क्यूरी गलत है, 3 बेक्वेरल सही है। स्टैंडर्ड यूनिट बेक्वेरल है। 144 प्लीज। 144 में है कि द डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट। भाई फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? r0 है ना, लेकिन थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3 स्क्वायर r0 यानी 9 टाइम्स ऑफ r0 है। तो फर्क कितना है? 9 है ना। कितना r0? कितने टाइम r0? तब वो सर आप डिफरेंस मांग रहे हो, और डिफरेंस का मतलब होता है r3 माइनस r1, और r3 9 r0 और r1 सिर्फ r0, तो द डिफरेंस इज 8 r0। द डिफरेंस इज 8 r0, एंड 8 r0 लाई करता है कौन से? बी सही है। 144 में भी ठीक है। 145 डिस्कस कर लेते हैं। 145 says कि द रेट ऑफ डीके फॉर एन एलिमेंट इज 4 बेक्वेरल। कहते हैं कि रेट ऑफ डीके जो है, रेट ऑफ डीके इज 4 बेक्वेरल। कितने न्यूक्लियाई डीके होंगे आप बता दें? कितने न्यूक्लियाई डीके होंगे? अगर टाइम आपको मिला 3 सेकेंड, तो याद रखना डीके इज ऑलवेज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डीके मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डीके। डीके आपसे मांग रहे हैं कितने जाया हो गए, तो रेट ऑफ डीके कितना था? 4, और टाइम कितना है? 3। 4 है, टाइम 12 है मुझे लगता है। योम अंदाज लोग वो 145 4 में व्हाट विल बी द रेट ऑफ डीके आफ्टर 2 हाफ लाइफ? आफ्टर 2 हाफ लाइफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा दें प्लीज, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं समझा वो है ही नहीं, इसको अलग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 145, अच्छा क्वेश्चन है, डीके लॉ से उठाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि रेट ऑफ डीके की जो वैल्यू है वो 4 बेक्वेरल है। फिर कह रहे हैं कि टाइम गुजर गया 2 हाफ लाइफ का, 2 हाफ लाइफ का टाइम गुजर गया। तो अब 2 हाफ लाइफ के बाद जो रेट ऑफ डीके होगा वो क्या होगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स जैसे कि आप 4 कह रहे हो, वो समझते हैं कि रेट ऑफ डीके इज कांस्टेंट और ये नेचर पे डिपेंड करता है। बहुत गलत सोचते हैं जो ऐसा सोच, क्योंकि उन्होंने डीके लॉ पढ़ा है, और डीके लॉ आपको बताता है कि द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई अवेलेबल। बेशक जाकर देख लें, डीके लॉ का स्टेटमेंट देखिए, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई अवेलेबल। अब गौर से देखिए प्लीज, अभी करंटली इसी वक्त अगर न्यूक्लियाई n है तो एक हाफ लाइफ के बाद ये कितने हो जाएंगे? और अगर रेट ऑफ डीके इसके साथ डायरेक्टली है तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ न्यूक्लियाई आधे हो गए तो रेट ऑफ डीके भी क्या हो जाएगा? हाँ, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। और फिर दूसरे हाफ लाइफ के बाद, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये n/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन मीन के रेट ऑफ डीके भी क्या हो जाएगा?
रेट ऑफ डीके भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ द रेट ऑफ डीके कितना था 4, और अब कितने पे डिवाइड होगा, तो नाउ इट विल बिकम 1 becquerel। समझ आ गई है। सो रेट ऑफ डीके डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। कौन कहता है, डीके लॉ कहता है। खबर है पॉइंट भाई, सही है। अब ये क्यों डिपेंड करता है, तो जब आप डीके लॉ पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझाया जा सकता है 146, लेकिन करेक्ट आंसर इज 1 becquerel। 90% स्टूडेंट 4 becquerel लेते हैं, गलत लेते हैं, और करेक्ट ऑप्शन है सी 146। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था मुझे लगता है। रेट ऑफ डीके ऑफ सैंपल इज 14 becquerel। ओके, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल डीके इन 3 सेकेंड। मैं इसको समझाता। कहते हैं कि रेट ऑफ डीके 14 becquerel है, बताओ कि डीके की वैल्यू क्या होगी अगर टाइम 3 सेकेंड हो। तो इधर मैंने बताया कि डीके इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, and the rate is 14 and time is 3, so the answer is 42. The answer is 42. The correct answer is option C 147। 147 for shortest wavelength Paschen series। P क्या होगा और N क्या होगा for shortest wavelength। ये बात याद रखें, मिनिमम या शॉर्टेस्ट का लफ्ज आ जाए तो n must be equal to infinity, n must be equal to, तो ये तो कंफर्म है। जब आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहा तो इसका मतलब है कि n क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी होगा। बाल्मर, ब्रैकेट, लेमन, पास्टन, फंड, कोई भी सीरीज हो उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अब p की वैल्यू सीरीज बताता है, p की वैल्यू सीरीज से अगर लेमन तो P1, बाल्मर तो P2, पास्टन तो P3, ब्रैकेट तो P4, फंड तो P5। इन्होंने पास्टन कहा है तो P की वैल्यू क्या होगी, 3। So the answer of the question is that P must be 3 and N must be, why it is 3, because there is Paschen series, why it is infinity, because the wavelength is shortest wavelength demands infinity। क्यों infinity डिमांड करता है, इसका रीजन क्या है आप बताएं शाबाश। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से जंप लगाना क्यों जरूरी है, वजह सर खास वजह तो आया खाना धक्का खबर अदा। आप कहें सर वेवलेंथ जो है एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, तो अगर वेवलेंथ शॉर्ट होना चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी करीब ऑर्बिट से नहीं इन्फिनिटी से मिलती है। समझ आ गई है, तब जाकर अब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप लगाएगा, इन्फिनिटी से। सो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द जंप मस्ट बी फ्रॉम इन्फिनिटी। 148, बस 10 मिनट दिखा, 10-15 मिनट बर्दाश्त कर लें। 148 करेक्ट फॉर्मेट फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज में लेमन, बाल्मर, पास्टन, तो आप बताएं किस किस कैटेगरी में है। लेमन अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर विजिबल में, और ये इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, बी बनता है। 149 क्या है, a ray of light is composed of photons when energy which are energy packets। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये सबसे पहले प्लांक ने दिया था, और प्लांक के बाद यही स्टेटमेंट किसने दोहराया, आइंस्टाइन ने। तो प्लांक एंड आइंस्टाइन मीन द सेंटेंस बिलोंग्स टू ऑप्शन ए। 150 में क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, तो आपके पास एक ही तरीका है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, बढ़ा दो। सो इट मीन द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, मैं कहूंगा इफ वी मेक द इंटेंसिटी डबल विच क्वांटिटी विल बिकम डबल, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है, और फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का ताल्लुक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का जिक्र ना करूं और मैं कहूं दैट इफ वी मेक फ्रीक्वेंसी डबल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी डबल, which quantity will be increases, speed of electron, number of electron, charge of electron, all of these। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड से बढ़ता है। समझ आ गई, तो स्पीड होगा आंसर। आप समझ गए हो, दैट्स गुड। 151 प्लीज।
what is the uncertainty in momentum of an दस कम आंसर रखते हैं 151 नान ही है, वेरी गुड। इसके इधर सॉल्व कर लेते हैं। 151 कहते हैं कि पोजीशन में जो एरर है वो 0.5 ऑफ एच है, तो मोमेंटम में एरर क्या होगा? अक्सर स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं, सोच बहुत कंफ्यूज करता है। इक्वेशन बहुत इजी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, जानते हो ना। अब कॉमन सेंस यूज करें, जब डेल्टा एक्स में एक बार एच आ गया तो डेल्टा पी में फिर एच आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एच और एच क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर, और राइट साइड पे सिर्फ एच है तो एच स्क्वायर कभी एच के बराबर होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि इन दोनों में एक अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एच लिख सकते हो, दूसरी अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एच लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फिर मैच नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज कि अगर डेल्टा एक्स के साथ एच है तो डेल्टा पी मस्ट बी फ्री ऑफ एच। ये क्या होगा? मस्ट बी फ्री ऑफ एच। सारे ऑप्शन में एच है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन। अब सही आंसर क्या है? तो इसकी जगह 0.5 एच इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, एच और एच कैंसल, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ 2 हो वो ठीक था, अगर 2h लिखोगे गलत है। समझ आ गई है? देखो h और h क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो जब कैंसिल हो रहे तो फिर कैसे लिख सकते हो? तो 2h गलत है लेकिन सिर्फ 2 ठीक है। हमारा पॉइंट सिखाना, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0.5h है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम सिर्फ 2 आता है लेकिन 2h नहीं आता। मैंने आपको रीजन बताया। 152 इसमें नॉन है और नॉन मीन के ऑप्शन डी सही है। 152 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड इज अ बेसिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए हो? मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। 153 नहीं यूज होता भाई, इलेक्ट्रॉन में यूज नहीं होता। उसकी वजह है मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें टर्न लाता है उसको स्पीड को चेंज नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्पीड को चेंज करता है। हमारा पॉइंट हुई, यहाँ इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसमें जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस में अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कस करूंगा। इसमें बनता है जनाब टू पार्ट्स वर्किंग है। यहां से इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां से क्रॉस इलेक्ट्रिक और क्लास मैग्नेटिक फील्ड इसको फोकस करता है और फिर ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसको रिसीव करता है और सेकंड अटेम्प्ट में ये सैंपल की तरफ जाता है। 2 बार जूमिंग होता है, 2 बार। ये पहली बार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एडजस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड एडजस्ट करता है। फिर स्पीड एडजस्ट होने के बाद दोबारा फिर रिजोल्यूशन करते या मैग्निफिकेशन करने के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल। तो द बेसिक चैम्बर जहां सैंपल होता है, जो बेसिक वर्किंग या जो बेसिक मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज ओनली परफॉर्म बाय मैग्नेटिक फील्ड। तब तक इलेक्ट्रॉन को तैयार किया जाता है, यूज नहीं किया जाता। हमारा पॉइंट दिखाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक पोटेंशियल से है और पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को स्पीड गेन करवाता है। समझ आ गई है? तो पूरा प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन 2 स्टेप्स, फर्स्ट जूमिंग, सेकंड जूमिंग। The first zooming concentrate on the speed of electron, adjustment of speed. The second zooming is the perfect zooming, and second zooming only require magnetic field, does not require electric field. अच्छा, एक और भी बात करें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर फील्ड और नन ऑफ दीज, तो अच्छा ऑप्शन ये होता कि होता बोथ ए एंड बी। ठीक है ना? होगा द्वारा नीचे बोथ ए एंड बी, फिर आप प्रेफर करोगे बेस्ट ऑप्शन। इतना तो पता होगा कि लाइट में मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डोमिनेंट इन लाइट, पर लाइट रेस के मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ना 1000 गुना डोमिनेंट है। समझ आई है? तो लाइट के रेज में विच फैक्टर इज अवेलेबल, तो फिर आप माइनर लेवल को इग्नोर करोगे। अगर बोथ ए एंड बी है तो ठीक है, नहीं सो द बेस्ट ऑप्शन इज यू हैव टू प्रेफर मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट होने के बाद जब सैंपल पे टकराते हैं तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ये काम करता है। सो द बेसिक पोर्शन इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर होता कि बोथ ए एंड बी तो मैं ले लेता, नहीं है तो आई हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। खबर पॉइंट दिखाना, 10 पॉइंट खबर हो। ओके, तो बेसिक फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट हम लिखते हैं 153, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 0.5 c। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0.5 c हो जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा?
तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। आप इधर 0.5 लिखते हैं, 0.5 को 1/2 पे डिवाइड करें, कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा एम नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस ये सी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 सी स्क्वायर और अंडर रूट, ये सी स्क्वायर कैंसर, ये 1/2 रहेगा, 2 पर जाएगा, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट, ये बनता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? कैलकुलेशन कर सकते हो आप, और ये अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट, सी ठीक है जनाब, ऑप्शन सी सही है। 154 पे बात करेंगे। 154, 3/6 of radioactive sample is decayed in 12 hours. The quantity undecayed after, ये तो रिपीट हो गया है, ये रिपीटेड है जनाब, ऑलरेडी हो गया। इसमें आंसर क्या है? 1.5 ऑप्शन ए। 155, द एनर्जी, ये भी रिपीट हो चुका है। 155 आल्सो रिपीटेड, इसका आंसर है फ्यूजन। 156 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156, 156 क्या कह रहा है? 156 says, किधर गया तो सो, द स्पेक्ट्रम सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। 10 दफा बता दिया, इंफ्रारेड में कौन सा होता है? पास्टन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। 157, ये क्या है? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इमिटेड एज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरे नंबर पे अच्छा क्वेश्चन है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद दूसरे नंबर पे। कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें उस फोटॉन की जिसका वेवलेंथ मिनिमम हो, जिसका वेवलेंथ क्या हो? मिनिमम हो, और वो कौन से सीरीज से ताल्लुक रखे? पास्टन सीरीज के मिनिमम फोटॉन का वेवलेंथ मालूम करे, सॉरी फ्रीक्वेंसी मालूम करे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, गलत करना नहीं चाहता। 157, इट सेज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इमिटेड एज मैक्सिमम, मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, इट इज मैक्सिमम नॉट मिनिमम। अच्छा है, दोबारा पढ़ लिया भाई। मैक्सिमम फोटॉन, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम हो तो ऐसे फोटॉन का फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेकिन वेवलेंथ किसका है? पास्टन का। किसका है? पास्टन का। बहुत आसान है, इजी है, लेमन है, ठीक है। मखाले रोजे रखे तंग करो, ये है जनाब लेमन सीरीज। भाई लेमन सीरीज का मैक्सिमम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। सर एज वी नाउ दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बस लेमडा मालूम करो, पुट करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वेवलेंथ मालूम करने के लिए आप कहोगे सर फार्मूला है 1 over लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 over p स्क्वायर माइनस 1 over n स्क्वायर। अब p और n की वैल्यू पुट करें, आसान है। जब आपने लेमन कहा तो p क्या बन गया? 1 बन गया। लेमन के लिए p1। मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगर ये मिनिमम वेवलेंथ हो, शॉर्ट हो तो इन्फिनिटी, लेकिन मैक्सिमम मीन क्लोज टू p, क्लोज टू, और 1 के क्लोज क्या होता है? 2। 1 के क्लोज क्या होता है? अगर ये मिनिमम होता तो मैं फार अवे फ्रॉम p लेता, फार अवे फ्रॉम p मीन इन्फिनिटी लेता। अगर ये मैक्सिमम है तो क्लोज टू p लूंगा, एंड द क्लोज टू 1 इज 2। सो फॉर मैक्सिमम नियरेस्ट टू p, फॉर मिनिमम इन्फिनिटी। फॉर मिनिमम तो यहां मिनिमम नहीं, क्या है? मैक्सिमम। तो हम क्लोज टू p लेंगे, लेकिन p1 है, सो क्लोज टू p विल बी 2। अब ऑपरेट करें तो 1 over लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट और 1 over 1 माइनस 1 over 4, इससे क्या बनता है? 1 over लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 4 होगा, तो ये कितना बनता है? 4 माइनस 1, तो इट मीन लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3r। अब इसमें पुट करें तो फ्रीक्वेंसी c डिवाइड बाय 4 by 3r, ये ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 by 4 cr, 3 by 4 cr। ये आंसर क्या इसमें है? द आंसर इज 3 by 4 cr। इट मीन कि इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फोटॉन ऑफ लेमन सीरीज। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ये इसका कैलकुलेशन है, टाइम लेता है समझाने में, सोल्यूशन में टाइम नहीं लेता। 158 को सॉल्व करते हैं, और 158 क्या कह रहा है? एक्सरेज, ये एक्सरेज नहीं है, उन्हें एक्सरे लिखे हैं, ये गेमा रेज से आ रहा। गेमा रेज आर सिमिलर इन नेचर। आप क्वेश्चन ठीक करें अपने लिए भाई, नेचर में गेमा रेज किसके सिमिलर है?
मैं ऑप्शन बताइए गेमा कर दे, स्टेटमेंट में ये एक्स रेज नहीं थे। गेमा रेज आर सिमिलर इन नेचर टू विच रेज? एक्स रेज के सिमिलर है, कैथोड रेज के सिमिलर है, बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स के सिमिलर है, या ऑल ऑफ दीज? एक्स रेज। वजह क्योंकि गेमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी ये भी रेज ऑफ लाइट है और ये भी रेज ऑफ लाइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइट नहीं है। समझ गए हो ना? और आसान लफ्ज मिल गया। गेमा रे भी क्या है? फोटान है, और एक्स रेज भी क्या है? फोटान है, लेकिन पॉजिट्रॉन भी फोटान नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी फोटान। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक्स रेज। लेकिन स्टेटमेंट में इसको गेमा रे कर दें। 159 इन डिस्कशन, ये है किधर गया? द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कंपोज्ड ऑफ कितने सीरीज? 7 सीरीज। कौन कौन से हैं? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गेमा रेज। तो ये है जनाब 7 सीरीज। 160 सेज दैट प्लस बीटा और माइनस बीटा में क्या क्या सेम है? तो इनका मास भी सेम है, इनका स्पीड भी सेम है और इनका सेम वैल्यू ऑफ चार्ज भी है। समझ गए हो ना? इनका चार्ज भी वैल्यू सेम है, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। इसका भी मास इलेक्ट्रॉन जितना, इसका भी मास इलेक्ट्रॉन जितना, इसका भी मास इलेक्ट्रॉन जितना, इसका भी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल। व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग द टू? ओनली नेचर ऑफ चार्ज, ओनली नेचर ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ओनली नेचर ऑफ चार्ज आर डिफरेंट। इफ टी हाफ इज 10 आवर, क्वेश्चन 161 कहता है कि अगर हाफ लाइफ 10 आवर हो, ठीक है, अगर इनिशियल न्यूक्लियाई मौजूद हो 1000, तो बताओ कि आफ्टर 20 आवर्स कितने न्यूक्लियाई बच गए होंगे? कितने न्यूक्लियाई बच गए? तो आपका है सर 20 आवर्स मीन कितने हाफ लाइफ? 2। जब 10 आवर का एक हाफ लाइफ है तो 20 घंटों में कितने हाफ लाइफ होंगे? 2। तो 2 बार इसको हाफ करो, एक बार हाफ करोगे तो 500, फिर हाफ करोगे तो यू विल गेट 250। So after 20 hours we will get 250 nuclei. Correct option is option C. Next question है 162. Radioactivity is actually the disintegration of nucleus. Radioactivity में nucleus का disintegration होता है। जी जी जी। न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो और अगर स्टेबल हो, होता तो न्यूक्लियस है ना। एक बात, एक छोटा सा, आप बस फैसला करें, फैसला आप करें ना। अनस्टेबल न्यूक्लियस इज, आगे बोले शाबाश। अनस्टेबल न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस, बट एवरी न्यूक्लियस इज नॉट अनस्टेबल, बट अनस्टेबल न्यूक्लियस इज आल्सो अ न्यूक्लियस। खबर आपको इसमें कजत आता हुआ मैं मिसाल दरकुम करा कि अगर मैं कहूं कि चश्मा कहां से आता है, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई चश्मा पे जाने का ना कहां से आता है, तो आप कहोगे पहाड़ों से। तो मैं कहूंगा कौन से पहाड़ों से? कालाम के पहाड़ों से तो आता है, लेकिन बनू के पहाड़ों में मैंने एक भी चश्मा नहीं देखा, खरक के पहाड़ों में मैंने एक भी चश्मा नहीं देखा। सीधी सी बात है, लेकिन कॉमन सेंस है कि चश्मा आता है कहां से? पहाड़ों से। अब हर पहाड़ से आता है नहीं आता, लेकिन आता पहाड़ों से। अब रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस करता है, लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियस इज आल्सो अ न्यूक्लियस। इट इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस, इट इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस। देयरफॉर न्यूक्लियस का ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ दीज। अब अगर आप सिर्फ नॉन इसलिए चूज कर रहे हो कि सर न्यूक्लियस के साथ अनस्टेबल नहीं लिखा, तो ये तब होता अगर मैं क्वेश्चन करता कि भाई रेडियो एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय विच न्यूक्लियस? ऑप्शन ए हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 स्टेबल न्यूक्लियस, ऑप्शन सी हीलियम न्यूक्लियस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप कहते हैं सर सारे न्यूक्लियस हैं तो इट मीन न्यूक्लियस में फर्क हो रहा है, तो अनस्टेबल ठीक है। जब मैं कह रहा हूं रेडियोएक्टिविटी कौन करवाता है? न्यूक्लियस करवाता है, एटम करवाता है, इलेक्ट्रॉन करवाता है, तो इट मीन कि वी हैव टू ऑफ न्यूक्लियस। तो खबर पॉइंट है, नन ऑफ दीज से ज्यादा बेहतर न्यूक्लियस है, बिकॉज ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर न्यूक्लियाई बट ऑल न्यूक्लियाई आर नॉट अनस्टेबल। समझ गए हो ना? तो यू हैव टू प्रेफर, नॉन गलत है जनाब, न्यूक्लियस को प्रेफर करोगे। 163 क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। असल में इट इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी नॉट रेडियो एक्टिविटी। क्यों? फर्क सर तासुमात फर्क कवले सी पदी के पर रेडियो एक्टिविटी की से फर्क दे और पर एक्टिविटी की से फर्क दे, दोनों में क्या फर्क है? फर्क पकिस्ता डेर घट फर्क थे पके। रेडियो एक्टिविटी माय डियर स्टूडेंट प्रोसेस है
और प्रोसेस का कोई यूनिट नहीं। यही बात देखो, कुदरत ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। यहां सच कहूं तो रेडिएक्टिविटी गलत है, लेकिन मेरे पास आंसर ऑप्शन को देखिए, मेरे पास ऑप्शन नॉन है ही नहीं। अगर नॉन होता तो पर्सनली मैं चूज करता, क्योंकि रेडिएक्टिविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रोसेस। रेडिएक्टिविटी इज अ प्रोसेस। लेकिन जब आप नॉन नहीं दोगे तो मजबूरन फिर मुझे क्लोज्ड और बेस्ट आंसर देखना होगा, तो फिर तो कंडक्टिविटी का हो ही नहीं सकता, बाइंडिंग एनर्जी का हो ही नहीं सकता, तो फिर रेडिएक्टिविटी आप करूंगा। हालांकि रेडिएक्टिविटी प्रोसेस है और एक्टिविटी क्वांटिटी है। एक्टिविटी क्या है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये रेट ऑफ डिके का दूसरा नाम है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्यूरी या बेक्वेरल इसके यूनिट है, इसके यूनिट नहीं है। प्रोसेस अलग चीज है और क्वांटिटी अलग चीज है, यूनिट क्वांटिटी का होता है। अब अगर आप मुझसे क्वेश्चन करो कि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन ए एक्टिविटी, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो मैं कहूंगा एक्टिविटी। मैं क्या कहूंगा? एक्टिविटी। रेडिएक्टिविटी वहां गलत होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन कंडक्टिविटी के साथ दे रहे हो और रेजिस्टिविटी, तो मैं डेफिनेटली आई हैव टू प्रेफर कंडक्टिविटी। समझ आ गई है ना? सॉरी, रेडिएक्टिविटी। हालांकि इसका सही आंसर क्या है? एक्टिविटी। बट यहाँ अवेलेबल आंसर में रेडिएक्टिविटी कौन सा आंसर है? बेस्ट आंसर। बाकी नॉन वगैरह नहीं है तो इसको प्रेफर करोगे। 164 व्हेन ZXA emits 2 अल्फा। इधर देखिए भाई, ये X है, Z है और A है। इसने एक अल्फा इमिट किया। आपने पढ़ा है कि एक अल्फा एटॉमिक नंबर को 2 कम करेगा, एटॉमिक मास को 4। तो ये बन जाएगा Y या ये बन जाएगा Z-2 और A-4। फिर ये एक और अल्फा इमिट करेगा, तो इससे मजीद 2 माइनस तो Z- और इससे मजीद 4 माइनस तो A-8। इट मीन कि अगर ये 2 अल्फा इमिट करेगा तो फाइनल कौन सा न्यूक्लियस बनेगा? YZ-4 A-8। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। कौन सा क्वेश्चन था? 165 में भी थोड़ी सी गलती है। मैंने आपसे कहा कि भाई चार्ज है ऑफ अल्फा डिवाइड बाय चार्ज ऑफ बीटा, ये रेशो बताओ। जो ओरिजिनल पेपर में मैंने आंसर दिए थे या ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन ए था। ये ऑप्शन ए है, E/1E/1E। ऑप्शन बी हमारे पास था 1E/E। ये E लिखा था, ये 1E, ये 1E और ये E लिखा था। ऑप्शन सी में मैंने लिखा था 2E/1E और ऑप्शन डी में मैंने लिखा था 1E/2E। मैंने सारे ऑप्शन में हर नंबर के साथ E लिखा है, E को कैंसिल नहीं किया। तो हकीकत में आंसर क्या आता है? चार्ज ऑफ अल्फा इज डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ बीटा ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप E को कैंसिल ना करो तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन अगर आप E और E को कैंसिल करो तो फिर आंसर क्या है? तो इट मीन के या तो सारे ऑप्शन से E हटा दो तो फिर 2/1 ठीक होगा, 2/1 ठीक होगा, और या सब के साथ E लिख दो तो फिर ये ठीक होगा। समझ गए हो? अपने ऑप्शन ठीक करो, हर नंबर के साथ E लिख दो और ऑप्शन सी को सही क्लिक करो। हर ऑप्शन में हर नंबर के साथ E लिख दो, मैंने E कैंसिल नहीं किया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2E वर्सेस 1E। इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, अवेलेबल आंसर में कोई आंसर ठीक नहीं है। आप तब ठीक होगा जब सबके साथ E लिख दो। 166, इसको ठीक कर दे प्लीज। द रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल मास एंड मास ऑफ हीलियम क्या होगा? ऊपर अल्फा पार्टिकल हो, इसका मास हो, और नीचे हीलियम न्यूक्लियस का मास हो, तो रेशो क्या आएगा? कहो सर ये एक ही चीज के दो नाम है। समझ गए हो ना? ये एक ही चीज के दो नाम है, लिहाजा रेशो विल बी 1। द रेशो विल बी 1, ऑप्शन ए। 167, alpha particle is a helium nucleus। 167, the phenomena based on wave nature of light। वेव नेचर से कौन सा ताल्लुक रखता है भाई? वेव नेचर से ताल्लुक रखता है ऑप्शन ए। एक मिनट, पोलराइजेशन ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर। सो वेव नेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय पोलराइजेशन। 168 प्लीज। A rod of length L0 is in motion of 0.5 c. What will be the relativistic length? So relativistic length is equal to L0 1 minus v square over c square। इसको सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। L0 अंडर रूट 1 माइनस
कहते हैं कि v इज 0.5 c के बराबर, स्क्वायर अपनी जगह, सी स्क्वायर अपनी जगह, तो l हमें मिलेगा l नॉट, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 0.5 की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ये 1/2 हमारे पास होगा, और स्क्वायर भी है ना तो 1/4 बन जाए, क्या बन जाएगा 1/4, और ये हमारे पास होगा सी स्क्वायर बाय, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ हमारे पास आएगा एल नॉट, और अंडर रूट 1 माइनस ये एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो ये होगा 4 - 1, द करेक्ट आंसर इज एल नॉट और अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 एल नॉट, ये सही आंसर है। क्या ये अवेलेबल है, नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज मीन के करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 169 प्लीज। Planck quantum theory was explanation of discrete nature. Why it is that of discrete nature? Discrete nature particle को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अगर मैं कहूं कि what is the nature of wave, तो क्या कहोगे? Continuous. Wave क्या होता है? Continuous. और particle क्या होता है? Discrete का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, discrete मीन एक के बाद दूसरा, पहले एक फिर उसके बाद दूसरा, कंटिन्यूस मीन के एक के साथ दूसरा, समझ आ गई है ना, एक के साथ दूसरा, पहला खत्म तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू, ये कंटिन्यू, वेव कंटिन्यूस होते हैं और पार्टिकल डिस्क्रीट होते हैं। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी डिस्क्रीट नेचर यानी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। 170 ये क्या होगा, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डन बाय आइंस्टाइन मोहतरम ने किया। 171 द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज, तो E इज इक्वल टू एच एफ, आप जानते हो F इज इक्वल टू E बाय एच, मैं बता देता हूं, ये ठीक है। 172 द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इन विच ऑल ट्रांजिशन आर टू फोर्थ ऑर्बिट, भाई फोर्थ ऑर्बिट में जो जंप लगता है वो कौन सा सीरीज देता है, दैट इज ब्रैकेट सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज सी ऑप्शन में है। 173 द वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी, यानी पास्टन मीन P3 और इंफिनिटी मीन N इंफिनिटी, तो वेवलेंथ 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, 1/इंफिनिटी 0, और इससे वेवलेंथ बन जाएगा 9/r, 9/r जहां हो ऑप्शन ठीक है। 174 से द SI यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज मीटर, मीटर इनवर्स, रेडबर्ग इधर देखें, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा मीटर इनवर्स, इसका जी एक स्किप हो गया, द 175 हो, ये 175 का क्या आता है मीटर, 175 में मीटर इनवर्स। 174 पढ़ लेते हैं, और ये है कि द रेशो ने ये रिलेशन है भाई, द रिलेशन बिटवीन रेडियाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R1 और R2 के दरमियान रिलेशन कौन सा ठीक है, तो आसान है, देखो कैसे करेंगे, कहोगे सर हम जानते हैं कि R2 जो होता है दैट इज 2 स्क्वायर ऑफ R0, जानते हो ना, 2 स्क्वायर ऑफ R0, देखो कैसे इवैल्यूएट करता हूं, तो R2 की जगह R2, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और R0 इज इक्वल टू R1, R0 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R0, तो R0 इज इक्वल टू R1, इट मीन द करेक्ट रिलेशन अमंग R2 एंड R1 इज R2 is equal to 4 R1, and the correct option is option C. The last question 176 है, if the spectral equation for hydrogen atom is this one, फार्मूला हमें दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज 176 1/λ is equal to Rydberg constant 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये कौन सा सीरीज होगा, तो आप कहें सर P की जगह क्या आया है 3, और जहां P की जगह 3 आ जाए वो कौन सा होता है पास्टन, अगर इधर 4 स्क्वायर होता तो ब्रैकेट, 5 स्क्वायर होता तो फंड, समझ गए हो, लॉजिक ऑलरेडी किया, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये